Okay. Hi guys. Good afternoon everyone. जिनके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रेजेंस है सबके लिए। अब तो कोई नहीं बोलेगा ना इसे। इधर हो इधर हो। अरे नहीं यार, नहीं यार। हरे कृष्णा, गुड आफ्टरनून। बाद में कभी, अब बीच में टॉपिक के बीच में डालेंगे इसे, ठीक है, किसी एग्जाम्पल में, ठीक है। ऐसे क्या बार बार सुनते रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर उसका बीच में किसी टॉपिक में डालेंगे थोड़ी देर के बाद, तो फिर रिलेट कर पाओगे आप, ठीक है। चलिए, ओहो, आइए सर। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज स्टडी मटेरियल। अच्छा, मैंने कहा था ना कि चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है आपका पूरा, सिर्फ रीडिंग वाला पार्ट है अब। ये सही है यार, आते ही हटा दिया सीट से, बोले हट, भाग यहां से, हमारी सीट हट। बहुत गलत है यार ये। हाँ यार, सही कह रहे हो आप, ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। चलो, सुनो, डिपॉजिट चल रहा था ना। ओके फाइन। हमने डिपॉजिट चालू किया था, हमने चैप्टर चालू किया था जिसका नाम है डिपॉजिट्स। कुछ अमाउंट को डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा, तो जिन अमाउंट्स को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा वो पॉइंट नंबर कितने पॉइंट से, 19 पॉइंट से 19 पॉइंट्स में पहला जो पॉइंट था वो था जो पैसा हमने सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी से लिया उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट था जो पैसा हमने इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू फैमा लिया है, उसको भी डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। जब हमने, ठीक है, सरकार को लूटा, फॉरेन को लूटा, ठीक है, अब हम बैंक को भी लूटेंगे, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी लूटेंगे, फिर पब्लिक को बाय इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर भी लूटेंगे, और दूसरी कंपनियों को भी लूटेंगे। मतलब उनसे जो पैसा मिला है उसको भी डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। 6 पॉइंट खत्म। अब शेयरवेयर इशू करेंगे, तो शेयर्स इशू करके जो पैसा मिला है उसको भी डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा, मगर वो पैसा जिनको आपने शेयर्स को अलॉट नहीं करा वो पैसा उनको कितने दिन में वापस करना है? 15 दिन में। एक सेकंड रुकेगा। हाँ, अरे नहीं, एक्चुअली क्या है, लोग बेइज्जती कर जाते थे, है ना, तो ऐसे वो सामने से ऐसे देखते थे, ये क्या है, ये क्या टूटा हुआ फोन है, तो मैं, नहीं नहीं टूटा हुआ नहीं है, फोन सही है, बस इसका टेम्पर खराब है, ठीक है। और वो इतना गंदा हो रखा था, तो ये पुराना वाला ही है, जस्ट दैट कवर नया लगा लिया, ठीक है, और टेम्पर भी नया, तो फील नया आ रहा है इसमें बस, ठीक है। पैसे वही 1.5-2 साल पुराने। अपन अपन जब तक फोन को इतना यूज नहीं कर लेते ना कि फोन ये बोलते कि बस अब छोड़ दे भाई, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, खुद ही खुद बंद हो जाएगा। मैजिक देखो, मैं मर गया, ठीक है। तो तब तक मैं उसको यूज करता हूं। मतलब मेरे पास आईफोन जो अभी मैंने लिया है उससे पहले मेरे पास था 6। आप सोचो 6S, 7, 7S, 8, 8S, 9, 9, ठीक है, 10, फिर 11,
12, फिर 13, फिर 13 प्रो मैक्स लिया मैंने जाके। आप सोच रहे हो ना कितने सालों का, कितने सालों की तपस्या। अच्छा उस पर से ऊपर से मेरा 6 भी बढ़िया काम करता है। अब इसके हिसाब से अब 19-20 पे जाऊंगा मैं। 17, 18, 18 से कम तो नहीं यार, इतना तो नहीं बनता। अब जैसे आप खुद ही देख लो 14 आया, तो 13 और 14 के बीच में कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। इट जस्ट दैट वो नॉच आ गया, ठीक है, वो इधर उधर डायनेमिक। वो प्रो मैक्स नहीं, मैं तो देखो प्रो मैक्स ही लूंगा, ठीक है। मगर मतलब नहीं लूंगा अभी मैं, आप समझ गए ना। अब जैसे मेरे पास वन प्लस भी था ना, तो वन प्लस में मेरे पास था 5, फिर आया 5T, 6T, 7, फिर 8T लिया मैंने। तो आप समझ रहे हो मतलब मैं, अब जैसे अब टाइम आएगा, अब पहले इसको चेंज करूंगा वन प्लस को, फिर उसके बाद फिर ऐसे करके 2-3 साल में वन प्लस चेंज, और 2-3 साल में फिर आईफोन चेंज उसके, ऐसे हाँ। ऐसे तो अपन क्या है, अपन ठीक है लंबा चलाते हैं फोन को, पूरा फुल डेप्रिसिएशन जब तक यूज नहीं हो जाएगा ना। क्या, चलो ऐसे मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अरे क्या बोल रहा है ये आदमी, एक बार बताओ, आज क्लास में, लाइव क्लास में इसकी पटाई दिखाऊंगा। चलो ठीक है। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, दूसरा है, अपन ने बात करी थी किसके बारे में, आपको मैंने बताई दिया डिपॉजिट्स के बारे में। डिपॉजिट्स क्या है, अगर आपने 60-75 डेज के बियॉन्ड अगर डिले कर दिया, तो उसके बाद जो भी पैसा है वो डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% का ब्याज। आप कहीं पे भी देख लेना, जो पेनल इंटरेस्ट होता है ना, ठीक है, जब रिफंड करने में डीले हो जाता है तो सीधा 18% का ब्याज है। और अगर आपने सरकार को जमा कराने में कुछ इस तरीके की डीले करी तो उसमें 12% का, ये स्टैंडर्ड रेट जो सरकार ने सेट कर रखी है वही चल रही है। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है, और वो उसने बोरोइंग वगैरह नहीं करी है, हमने डिस्क्लोजर कर दिया, उसने डिक्लेरेशन दिया, तो वो भी क्या नहीं माना जाएगा, डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। फिर जो हमने बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू करके या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करके हमने पैसा बोरो किया है, मतलब ऑब्टेन करा है, वो भी डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। भाई 8-10 अमाउंट तो यही आ गए, शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करना, नॉन कन्वर्टेबल इशू करना, ठीक है, या फिर इसके अलावा उधार लिया बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, फॉरेन बैंक वगैरह से, तो ये सब क्या नहीं माना जाएगा, डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। फिर है अमाउंट, आपने सैलरी का, आपने 1 साल तक की सैलरी तक का डिपॉजिट ले लिया एम्प्लॉय से, तो वो डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। बट अगर 1 साल से ज्यादा की सैलरी का ले रहे हो तो ये डिपॉजिट माना जा सकता है, पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। समझ आ गया। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट हेल्ड इंटरेस्ट, वो भी डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कुछ बिजनेस के पैसों की। बिजनेस के पैसों की बात करते हैं तो बिजनेस के पैसों के अंदर आपने 365 दिन तक का एडवांस अगर किसी से ले रखा है, एडवांस ले रखा है फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए, उसके लिए भी क्या नहीं माना जाएगा, उसको भी डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई एडवांस ले लिया तो वो भी नहीं माना जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, रेमिटेंस या मेंटेनेंस के लिए, एडवांस रिसीव फ्रॉम सेक्टोरल रेगुलेटर, या फिर वो एडवर्टीजमेंट के लिए, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट और उसके सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा लिया है तो वो भी नहीं माना जाएगा। उसके बाद है जो पैसा कौन लेके आ रहा है, प्रमोटर लेके आ रहे हैं। मगर प्रमोटर क्यों लेके आ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, प्रमोटर लेके आ रहे हैं क्योंकि देयर इज ए स्टिपुलेशन। और स्टिपुलेशन क्या है, स्टिपुलेशन मतलब स्पेसिफिक कंडीशन है, किसकी, बैंक्स की। क्या है स्पेसिफिक कंडीशन बैंक्स की, बैंक्स की कंडीशन क्या है, बैंक्स की कंडीशन है कि हम कंपनी को तब उधार देंगे जब कंपनी के प्रमोटर को कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एज अ लोन देना पड़ेगा कंपनी को, तो वो उस बैंक की स्टिपुलेशन को पूरा करने के लिए लोग पैसा लेके आ रहे हैं। मगर ये एग्जेम्पशन तब तक के लिए जब तक का बैंक का लोन आप रीपे नहीं करते थे। द मोमेंट यू आर गोइंग टू रीपे द बैंक लोन, ये एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आता है अमाउंट एक्सेप्ट। अब ये आसान से टॉपिक्स, निधि कंपनी, चिट फंड, म्यूचुअल फंड, ठीक है, और वो जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम थी ना, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वीसीएफ, इन्विट और रीट। इन्विट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और रीट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। समझ आ गया। फिर चिट फंड आ गया, और फिर आता है आपका 18 पॉइंट, जिसमें स्टार्टअप कंपनी ने 25 लाख रुपए सिंगल ट्रेंच में लिए हैं। मतलब हो सकता है कि आपको 1 करोड़ लेने हैं, बट अगर 25 लाख मिनिमम आपने सिंगल ट्रेंच में लिए हैं,
ठीक है, और वो 10 साल के अंदर अंदर या तो रीपेबल होंगे, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसको भी डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। 19th वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इट्स लाइक वेरी सिंपल, मतलब अगर आप सोचो तो अगर आप इसको रेंज बना के याद करो, ऐसे याद मत करो, इसको रेंज बना के याद करो, कैटेगरी वाइज क्लासेस वाइज याद करो, ठीक है, जिसमें पहला देखो ऐसा समझो, पहला दूसरों से उधार लेना। अब दूसरों से उधार क्यों लिया आपने? दूसरों से उधार लिया, किस किस से उधार लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पहला पॉइंट। दूसरा आपने उधार लिया है फॉरेन से, तीसरा आपने उधार लिया है, ठीक है, आपने बैंक वगैरह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा आपने पब्लिक से बाय कमर्शियल पेपर उधार ले लिया, ठीक है, 4 पॉइंट ये। पांचवा पॉइंट किसी और कंपनी से, अदर कंपनी से, पांचवा पॉइंट ये। छठा पॉइंट बाय इश्यू और डिबेंचर्स आपने उधार ले लिया, ठीक है, और 7 पॉइंट, ठीक है, वो सिक्योरिटीज इशू कर दी। तो ये तो सिमिलर पॉइंट्स हो गए, ठीक है, 7 पॉइंट्स तो सिमिलर हो गए। 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 19 पॉइंट, 7 पॉइंट्स से ये चले गए आपके, समझ आ गया। एक पॉइंट आपका वो है उसके ऊपर जिसमें कंपनी ने कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर उधार लिया है, तो एक तो वो चला गया, कितने पॉइंट हो गए? 8। 19 में से 8 पॉइंट तो ये डिस्कस हो गए, ठीक है। डिबेंचर के ऊपर 2 पॉइंट्स थे, एनसीडी का एक अलग था और बाकी कन्वर्टेबल का अलग था, ठीक है, तो वो कितने पॉइंट हो गए? 9 पॉइंट। तो 19 में से 9 पॉइंट तो ये अलग हो गए, बचे हुए अब 10 पॉइंट्स। अब 10 पॉइंट्स के अंदर एक निधि कंपनी 406, ठीक है, चिट फंड कंपनी 2, ठीक है, तीसरा आता है आपका ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ठीक है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह, इसके 2 पॉइंट थे शायद, है ना, सीआईएस और ऑल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल, तो 4 पॉइंट ये हो गए। कितने हो गए? 14 पॉइंट्स, नहीं 9 और 4 13 पॉइंट्स तो ये हो गए, 13 पॉइंट्स ये हो गए। अब बचे कितने हैं आपके? 5 पॉइंट के अंदर, ठीक है, एक पॉइंट वो तो था डायरेक्टर, ठीक है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर से लेना, लोगों से लेना, डायरेक्टर, ठीक है, पहला पॉइंट, प्रमोटर दूसरा पॉइंट, एम्प्लॉई तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा हम एज अ स्टार्टअप कंपनी पैसा ले रहे हैं 25 लाख रुपए इन सिंगल ट्रांच, 4 पॉइंट हो गए। अब एक पॉइंट बचा है और वो है एक सेकंड ढूंढते हैं, हाँ, हेल्ड इन ट्रस्ट। बस हो गए 19 पॉइंट तैयार। अब 19 पॉइंट में कोई दिक्कत आई आप लोग को? अगर पूछता है एक्सेप्शंस तो आप बता सकते हैं, आसानी से बता पाएंगे। 19 पॉइंट के बीच में रिलेशन क्रिएट कर दिया, 8-9 पॉइंट के बीच में अलग रिलेशन, 4-5 पॉइंट के बीच में अलग रिलेशन, फिर एक लास्ट में डाल देना पर्सन से लेना। पर्सन के अंदर कौन कौन आ गया? एम्प्लॉई, डायरेक्टर, रिलेटिव, प्रमोटर और ट्रस्ट, खत्म हो जाएगा, हो गया। और एक वो स्टार्टअप कंपनी ने पैसा लिया, फ्री हो गया ये पूरा पॉइंट। 19 के 19 पॉइंट याद हो गए सबको? चलिए अब आगे देखते हैं अपन। अब उसके बाद आता है सीधे डिपॉजिटर कौन होता है? डिपॉजिटर मतलब जिसने कंपनी में पैसा जमा कराया। अब 2 तरीके से डिपॉजिटर्स हो सकते हैं, एक तो पब्लिक डिपॉजिटर हो सकती है, एक मेंबर डिपॉजिटर हो सकते हैं। ज़्यादातर जगह पे तो मेंबर ही होते हैं और कुछ जगह पे कंपनी मेंबर होते हैं। तो सेक्शन 73 के हिसाब से तो मेंबर हो सकता है और सेक्शन 76 के हिसाब से पब्लिक भी हो सकती है। समझ आ गया? एनी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन मतलब पब्लिक और मेंबर दोनों हो सकती है। समझ आ गया? बरोबर। आगे देखें। अब एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? एलिजिबल कंपनी जिसने एसआर पास करा है, पब्लिक कंपनी 100 करोड़ का 100 करोड़ की नेटवर्थ, 500 करोड़ का, ठीक है, ठीक है, 500 करोड़ का टर्नओवर, एसआर पास करेगी, रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल करेगी आरओसी के पास और वो एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है, डिपॉजिट्स। बट अगर उसको 180 सेक्शन 1C के हिसाब से अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, तो वो हम पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओआर पास कर सकते हैं उसके लिए। समझ आ गया? एसआर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोहिबिटिव प्रोविजंस अपन ने देखा कि प्रोहिबिटिव प्रोविजंस कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉलोइंग दिस एक्ट के प्रोविजंस। बट इस एक्ट के प्रोविजंस किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? जिसके ऊपर दूसरा एक्ट एप्लीकेबल है, जैसे कि एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग कंपनी। समझ आ गया? या अदर इंस्टीट्यूशंस जो कंपनीज है जो कि इन कंसल्टेशन विद आरबीआई जिसको पावर दे रखी है। अब कोई भी कंपनी अगर क्या करना चाहती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है एज पर सेक्शन 73, तो 73 के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दे हैव टू पास अ रेजोल्यूशन, फिर सर्कुलर पब्लिक में इशू करना पड़ेगा। सर्कुलर इज लाइक एन एडवर्टीजमेंट जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स दे रखी है। तो इसके अंदर आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, कितना उन्होंने डिपॉजिट ले रखा है, कितना काम, कितना पैसा बकाया चल रहा है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग आपने क्या ऑब्टेन करी है, और कंपनी सर्कुलर किसको भेज देगी? अपने सारे के सारे मेंबर्स को, ठीक है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय स्पीड पोस्ट। और दूसरा,
लास्ट बोलता है ये न्यूज़पेपर में दो तरीके के न्यूज़पेपर, इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो कि स्टेट के अंदर जिसका अच्छा खासा सर्कुलेशन है वहां पे इसको पब्लिश कर दिया जाएगा, साथ में ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी जाएगा कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा। समझ आ गया? इसकी वैलिडिटी कब तक की है? 6 मंथ्स तक की वैलिडिटी है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या जब तक डेट ऑफ एजीएम है, और एजीएम नहीं बुलाया जाता तो जो भी डेट लास्ट डेट है लॉ के हिसाब से एजीएम की तब तक माना जाएगा। आरओसी को आपको जैसे सर्कुलर इशू करेंगे 30 दिन के अंदर आपको पब्लिक इशू के 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट है डीआरआर की, डीआरआर का मतलब होता है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, ठीक है, जो कि कितना मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि 20% मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कब तक मेंटेन करना है? विद इन 30 अप्रैल तक मेंटेन करना है, जो अगले साल तक जिन डिपॉजिट्स का क्या हो रहा है, रीपेमेंट हो रहा है स्केड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में। सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हमने कोई डिफॉल्ट नहीं करा, ना इंटरेस्ट देने में, ना ही हमने, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करने में कोई डिफॉल्ट नहीं करा है हमने। और एक चीज और जाएगी इसके अंदर, अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट करा है तो डिफॉल्ट खत्म करने के 5 साल लैप्स होने चाहिए, उसी के बाद आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। मगर आप एक क्या हो, आप तो एक प्राइवेट, अच्छा सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी, सिक्योरिटी है तो उसका चार्ज क्रिएट करवाना पड़ेगा। अगर आप तो कौन हो, आप तो एक प्राइवेट कंपनी हो, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर हम थोड़े से एग्जेम्पशन दे सकते हैं, जैसे कि क्या क्या, सेक्शन 73 का क्लॉज A, B, C, E, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है, किसके ऊपर? जिसने 100% तक एक्सेप्ट कर रखा है डिपॉजिट्स अपने मेंबर से, ठीक है, 100% ऑफ व्हाट, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और एसपीआर, ये तीन को ही माना जाएगा डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है। 100% से कम एक्सेप्ट कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप टू 100% आपको ये प्रोविजंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप एक प्राइवेट कंपनी हो। दूसरा, आप तो स्टार्टअप कंपनी हो 5 साल से कम, ठीक है, या फिर आप 3 कंडीशन को पूरी करते हो। 3 कंडीशन क्या है कि आप किसी भी कंपनी के, किसी भी अदर कंपनी के एसोसिएट या सब्सिडियरी कंपनी नहीं हो बिल्कुल भी, बैंक से बोरिंग्स आपकी 50 करोड़ से कम है, ठीक है, या फिर ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम है, ठीक है। तीसरा, आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा, और आपको इसके बारे में, क्योंकि आपको बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट जो आपने पैसा एक्सेप्ट करा है डीपीटी 3 के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। फिर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स हो जाएगा एज पर दी टर्म्स ऑफ इशू, ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं डिपॉजिट होल्डर्स अगर आपने टाइमली डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं किया तो। डीआरआर को यूज करा जाएगा सिर्फ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स के लिए। ऑब्वियसली इसका मिनिमम टाइम पीरियड होता है 6 महीने से 36 महीने, मगर अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, बट मिनिमम पीरियड 3 महीने होगा ही होगा। 3 महीने के बाद आप उसका पेमेंट कर दोगे, बट मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और एसपीआर, क्योंकि ये 3 चीजें ही आती है। उसके बाद है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड एसपीआर किसी भी कंपनी के लिए। बट अगर आप स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी हो, ठीक है, तो अगर आप स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी या प्राइवेट कंपनी हो तो आपके लिए क्या है, 100% तक की लिमिट है, आप 100% तक पैसा एक्सेप्ट कर सकते हो। बट ये लिमिट क्या है, ये लिमिट किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है 10 सालों से कम से कम, और प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन थी, ठीक है, सब्सिडियरी और एसोसिएट नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन 50 करोड़ या ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, और तीसरा है आपने डिफॉल्ट नहीं करा। ये तीनों कंडीशन एक साथ बल्क में पूरी होनी चाहिए, समझ आ गया। और ये ऊपर ऑल्टरनेटिव कंडीशन है प्राइवेट कंपनी वाली, समझ आ गया, स्टार्टअप वाली 10 साल, उसके ऊपर 100% के ऊपर भी जा सकते हो, एक्सेप्शन आपको दे रखा है, समझ आ गया, आपके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद आपको डिबेंचर ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है। डिपॉजिट ट्रस्टीज का एक्चुअल अपॉइंटमेंट जो है वो डिबेंचर ट्रस्टीज के जैसा ही होता है, ठीक है। सीलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आरबीआई ने एनबीएफसी और, ठीक है, के लिए अप्लाई कर रखा है, ब्रोकरेज भी उतना ही जाएगा, इंटरेस्ट भी उतना ही जाएगा। डिक्लेरेशन जाएगा इंटेंडिंग डिपॉजिटर से कि उसने जो पैसा दिया है वो खुद का दिया है, उधार लेके नहीं दिया है। अगर लोग डिपॉजिट करवाते हैं जॉइंट नेम से, मैक्सिमम लिमिट है 3 के लिमिट में जॉइंटली आ सकते हैं एबीसी, ठीक है, ईदर और सर्वाइवर, ठीक है, पहले वाले को दे देंगे, या पहले वाले की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइवर है उनको दे देंगे, या एनीवन और सर्वाइवर। नॉमिनेशन आप कर सकते हो, नॉमिनेशन कंपलसरी है। डिपॉजिट रिसीट, जैसे आपने मेरे को पैसा दिया 21 दिन के अंदर अंदर रिसीट दे दूंगा। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। आरओसी को फाइलिंग करनी पड़ेगी हर साल 30 जून तक, ठीक है। डिपॉजिट्स ओवर ड्यू अगर हो गया तो 18% का पेनल इंटरेस्ट है, और कंपनी के ऊपर पनिशमेंट है कितना, ठीक है। कंपनी एंड ओआईडी, ओआईडी का मतलब होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन लगेगा 5000, फर्दर फाइन लगेगा 500 रुपए पर डे का। बोलो समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। डन, चलिए। ये क्या हो गया, क्या
कहाँ चल रही है कौन सी क्लास? ओ, हाँ सही तो है। एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स बाय कंपनी, अब देखिएगा ज़रा, इंट्रोडक्शन हटाओ, डेफिनेशन हो चुकी है। अमाउंट्स नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट्स, किस किस को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, देख सकते हो आप। एज इट इज पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना? 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब कुछ करा दिया मैंने। सो दिस इज सफिशेंट, आपको जो करवाया है वो सफिशेंट है, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिटर करवा दिया था, एलिजिबल कंपनी बता दिया था मैंने आपको। प्रोहिबिटेड प्रोविजंस एंड एग्जेम्प्टेड कंपनीज, याद है? प्रोहिबिटेड प्रोविजंस एंड एग्जेम्प्टेड कंपनीज करवा दिया मैंने। प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, इशू ऑफ सर्कुलर हो चुका है आपके पास, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर हो चुका है, डीआरआर करा दिया, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी, एग्जेम्पशन टू प्राइवेट कंपनीज करवा दिया था, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल यूजिंग द अमाउंट ऑफ डीआरआर, टेन्योर कितना होगा करवा दिया, मैक्सिमम अमाउंट हो गया 35%, उसके एग्जेम्पशंस भी करवा दिए, नीचे देख लो, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज ये हो गया, एनबीएफसी वाला हो गया, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन हो गया, डिपॉजिट्स इन दी जॉइंट नेम हो गया, नॉमिनेशन डिपॉजिट रिसीट हो गया, रजिस्टर हो गया, प्री मेच्योर हो गया, नो राइट टू ऑल्टर, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। समझ आ गया क्या? इसके लिए अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बोलो क्या हो गया सर? समझ आया ना? शुरुआत की मेहनत से ये काम आसान हो गया। ओके, डन, कंप्लीट है ये पूरा। जो नोट्स लिखवाया है सफिशिएंट है वो काफ़ी। यहाँ पे देखते हैं, प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज, इसके भी ऑलमोस्ट पॉइंट्स मैं आपको करवा चुका हूँ, ज़्यादा दिक्कत इसमें भी नहीं आएगी। समझ गए? करें स्टार्ट? हाँ भाई, ओके, देख लो क्या होता है भाई। नहीं भाई, मतलब टॉपिक तो थोड़े से ऐसे ही चलेंगे जो हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको कल ही कह दिया था, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, उसी से रिलेटेड, एलिजिबल कंपनी से रिलेटेड थोड़े से डिटेल्स आएगी। और कल लास्ट में जाते जाते एक टॉपिक करवा के गया था जिसमें मैंने बताया था पुराने डिपॉजिट्स। तो पुराने पाप को साफ करने के लिए कितने दिन दिए गए? 300 दिन। बट वो 300 दिन खत्म हुए, ठीक है, कम से कम 10 साल हो चुके हैं। 10 नहीं तो 8 तो हो ही चुके हैं, 8 9 तो हो ही चुके हैं। 2013 के बाद 300 दिन जोड़ लो, 2014, ठीक है, उसके बाद आप देख लो, अभी 2022 खत्म होने में है, तो 7 8 साल तो हो ही चुके हैं उस बात को, तो वो उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ आ गया? चलिए चालू करते हैं। प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स फ्रॉम अ पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज, ओनली एलिजिबल कंपनीज आर परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। आप सुनो, मैं अंडरलाइन करके चलूंगा क्योंकि आपको क्या है, इसमें नजर आ जाएगा क्या पढ़ रहा हूं मैं। आपको जो मैं पॉइंट बोलूं सिर्फ वही अंडरलाइन करना है, ये चीज आप ध्यान रखना, ओके? नहीं तो पूरी बुक अंडरलाइन हो जाएगी, फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला टॉपिक ही याद करना है इसमें, तो फिर आप लोग परेशान होगे, कोई मतलब नहीं है। तो आप डोंट टच योर पेन, पेन को साइड में रख दो, ठीक है? उंगली से पढ़ो इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस। और जहां पे जिस जिसके पास बुक है मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जिनको जहां पे जिस पॉइंट पे मैं बोलूंगा उसी पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा। समझ आ गया? चलिए, ओनली एलिजिबल कंपनीज आर परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये तो पता है आपको, ठीक है, फ्रॉम पब्लिक इन एडिशन टू देयर मेंबर्स। तो सिर्फ एलिजिबल कंपनीज ही अलाउड है जो कि क्या कर सकती है, मेंबर्स के अलावा पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। इट मीन्स नॉट दी कंपनीज, अब ये सेम लाइन मतलब दूसरे तरीके से बोल रहा है, इसका मतलब सारी कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सिर्फ सेक्शन 76 वाली कर सकती है। तो भाई ऊपर क्या बोला था यार, मतलब बुक बनाते टाइम पे क्या फूक के आए थे तुम लोग, ये बताओ सबसे पहले भाई चल क्या रहा है। मतलब देखो, इट मीन्स नॉट ऑल दी कंपनीज कैन एक्सेप्ट द पब्लिक एट लार्ज फॉर रेजिंग डिपॉजिट्स, दो दे आर एक्सेप्ट डिपॉजिट, दो दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स। गजब बातें करते हैं यार ये लोग यार।
अरे आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा बाद में मैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। उसके अंदर एक टॉपिक आएगा, उसके हर सेकंड पैराग्राफ में घुमा के वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बोले यार नहीं वो चैप्टर है। चलो खत्म, समझ आ गया? तो ये नहीं करना गाइस, क्वाइट ये वाला पॉइंट याद करना है अपने को। ओके हाँ, सेक्शन 76 की एप्लीकेबिलिटी होती है एंड कंपनीज एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट रूल्स 2014 विथ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज, ये इसके प्रोविजंस है। कौन से? 76, ठीक है, एंड कंपनीज एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट रूल 2014। मगर आप जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे वो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के हिसाब से करोगे। और वो जो 21 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं ना, जो किताब में 24 हैं, बट मैंने शायद आपको 21 या 22 में खत्म करवा दिया, 21 में खत्म करवाया ना। तो वो जो पॉइंट है वो, अरे भाई 19 पॉइंट है एक्सेप्शंस कि किसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, और 21 पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं वो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के हैं कि जो एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट होगा वो किस रेंज में होगा, कैसे आप डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, ये समझ लो पहले। तो 76 सेक्शन बोलता है कि कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल कंपनीज कहलाएगी। एलिजिबल कंपनीज का मतलब होता है जो पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और इन एलिजिबल कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो से मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सो डिपॉजिट सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, भले आप एक प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, मगर अगर आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो तो पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, और अगर आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं हो तो आप पब्लिक से नहीं बट अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। समझ आ गई बात? तो अब समझ लो, सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 एक प्रोसेस बताता है जिससे आप डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो। पूरी लिस्ट बताता है 23 24 प्रोविजंस की, जो अपन ने 21 में समाप्त कर लिया है कि ऐसे आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 76 उन कंपनीज को डिफाइन करता है जो कि एलिजिबल है। तो अपन ने पिछली बार सिर्फ 73 सबसेक्शन 2 देखा जिसमें पूरी लिस्ट थी कि ये प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और अभी अपन वही लिस्ट को 76 वाली कंपनीज के ऊपर, मतलब एलिजिबल कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए जो अब अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो प्रोविजंस 80-90% सिमिलर होंगे उन प्रोविजंस के जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स उसकी डिटेल में होगी। तो जो डिटेल वाले पॉइंट्स है वो अपने को गो थ्रू करने, जो एकदम सिमिलर पॉइंट्स है वो अपन टिक लगा देंगे, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। बात समझ आ गई पूरी अभी? इसीलिए मैं कह रहा था कि चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, अब देखिए द प्रोविजंस क्या क्या है, इसके प्रोविजंस देखना। सबसे पहला है ये नेटवर्थ क्राइटेरिया, डन। अरे 100 करोड़, 500 करोड़, नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़, टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़, इसको एलिजिबल कंपनी बोला जाएगा। तो टिक लगा के लिख दो ऑलरेडी डन या डन। समझ आ गया? पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये आ गया समझ में, और 181C वाली ओआर पास करेगी, ओके, ऑलरेडी डन। ऑब्टेनिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ऑलरेडी डन। समझ आ गया? अब चार्ज क्रिएशन ऑन एसेट्स नेसेसरीली द डिपॉजिट्स आर सिक्योर्ड, पढ़ा था ना अपन ने ये कि चार्ज का चार्ज होगा। अब ये पता है नीचे क्या दे रखी है, नीचे डिटेल्स दे रखी है कि चार्ज का 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो हमें पता है, हमें पता, अच्छे से पता है कि 30 दिन के अंदर करवाएंगे। 30 दिन में अगर भूल जाते हैं तो नेक्स्ट 30 डेज, टोटल 60 होता है, ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज में करवाना पड़ेगा। फिर भी भूल गए तो नेक्स्ट 60 डेज में करवाना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो लगेगी फीस, अगले 30 दिन में लगेगी एडिशनल फीस, और अगले 60 दिन में लगेगी एड वोलरम फीस। समझ आ गया? और फिर भी भूल जाते हो तो सीजी। समझ आ गया? अब सुन लो एक बार सुन लो, अंडरलाइन वंडरलाइन कुछ मत करना, पहले सुन लो एक बार। Every company shall which accept deposits, which accept secure deposits from the public, shall within 30 days of such acceptance create a charge on its assets.
द अमाउंट ऑफ चार्ज शेल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड. चार्ज की वैल्यू डिपॉजिट्स की वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए. द चार्ज शेल बी एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ द डिपॉजिट होल्ड. अच्छा, डिपॉजिट होल्डर के फेवर में होना चाहिए, किसी और के इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब रूल्स. कोई तकलीफ किसी को? ऐसी याद करने में दिक्कत आ रही है? समझ आया चार्ज पहले क्यों बढ़ा दिया था? चलो, तो तुम रेगुलर क्यों नहीं आते हो फिर? शट अप. ठीक है, समझ आ गया क्या? बोलो भाई. चलो आगे देखते हैं. मेरा एक दोस्त है. दे आर सुपरबली रिच. सुपरबली रिच मतलब मतलब दे आर लाइक, एक सुन लो भाई, सुन लो. दे आर लाइक 100 करोड़ प्लस. ठीक है, ठीक है. सुन लो भाई, सुन लो. ठीक है, तो दे आर मिनिमम 100 करोड़ प्लस. तो उसने अपना सीए कंप्लीट करा साथ में. ठीक है, तो मेरा मतलब दोस्त ही है वो, वैसे सीनियर था. ठीक है, फिर फाइनल में बराबर आ गया. ठीक है. ठीक है, तो फाइनल में हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे. फाइनल में उसका एक ग्रुप हो गया था और उसका एक ग्रुप ही हुआ था, तो फिर तब तक हम बराबर आ चुके थे. समझ गए ना आप? ठीक है, द प्रोसेस. ठीक है, फिर हम लोग के अच्छी दोस्ती हो गई. उसका सीए कंप्लीट हुआ. फिर उसने जैसे सीए कंप्लीट करा, सीए कंप्लीट करने के बाद उसके फादर ने उसे बोला कि ठीक है भाई, तेरे को काम करना करवा देते हैं. उसने रिजॉर्ट बनाया. तो रिजॉर्ट में ऐसा था कि प्रॉपर्टी उन लोग की थी, रिजॉर्ट किसी और का था. तो प्रॉपर्टी पूरी उनकी. तो कॉन्ट्रैक्ट में जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, प्रॉपर्टी पूरी उनकी, और रिजॉर्ट के बनाने का खर्चा 50-50% दोनों पार्टीज देगी. तो दूसरी पार्टी बैंकरप्ट हो गई और ऑलमोस्ट उसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार था. ठीक है, दिल्ली रोड पे ही है उनका, ली मेरिडियन के सामने. ठीक है, यार नाम देखो मेरे को याद नहीं है. उस टाइम पे उसका अलग नाम था, बाद में अब अलग नाम हो गया, किसी और को बेच दिया हो तो. ठीक है, बट हाँ, नहीं नहीं, व्योम नहीं, व्योम तो आगे है. व्योम तो आगे पड़ता है. मैं कह रहा हूँ ली मेरिडियन और फेयरमाउंट के सामने जो रोड जाती है ना, ठीक है, उसके सामने अब ऑपोजिट में भाई. कूकस की तरह भाई. कूकस अपन गए, कूकस आप पहुंचे. ठीक है, वहां पे आगे जाओगे तो ली मेरिडियन, इस साइड में ली मेरिडियन, उसके बगल में फेयरमाउंट. तो देयर इज अ प्रॉपर रोड. ठीक है, जहां से वीआईटी भी आता है. ठीक है, तो उस उधर की बात नहीं कर रहा, उसके जस्ट ऑपोजिट में कच्चा रास्ता जाता है. तो जो कच्चा रास्ता वाला जो रोड है ना, ठीक है, वहां पे उसका एक रिजॉर्ट है, जिसके पीछे से पूरा वो बनाया हुआ है, जंगल सफारी. पूरा पीछे से जंगल सफारी बनाया हुआ है. तो उसका यही प्रोजेक्ट था कि जंगल सफारी पीछे से बना हुआ है. ठीक है, ये पहाड़ इधर आ ही रहे, तो पहाड़ उसके जस्ट प्रॉपर्टी के बगल में है. तो इधर पहाड़ से पूरा एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल फाउंटेन तैयार करवाएंगे. ठीक है, तो दैट विल बी अमेजिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अब उस टाइम पे उसका सीए हो चुका था और मेरा भी हो चुका था. हम लोग का सीए बन चुका, हम लोग सीए बन चुके थे, उस टाइम की बात है ये. तो देन ही वॉज लाइक मतलब फोर्सिंग मी टू बी देयर. ठीक है, एज सम लाइक आई जस्ट नीड टू मैनेज समथिंग, मतलब वो ही वॉज फोर्सिंग मी कि भाई इंटरव्यूज करने के अंदर तू बैठेगा वहाँ पे. तो इसलिए मेरे को पता है उसके पूरे बिजनेस का सारा. देन इट फेल्ड एंड देन वो जॉब पे चला गया. 1-2 साल बाद आया और पापा के बिजनेस को संभाल लिया. मतलब आप समझ रहे हो कि भाई बंदे के पास पहले से सारा काम सेट था. ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत है उनके पास, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है उनको. ठीक है, दे हैव श्री सीमेंट की एजेंसी जयपुर में. श्री सीमेंट का, जयपुर राजस्थान में सबसे ज्यादा जो श्री सीमेंट का अगर आपको खरीदना है तो आप कंपनी से नहीं खरीद सकते, उन्हीं से खरीदते हो. तो दे आर दी बिगेस्ट लार्जेस्ट सेलर ऑफ श्री सीमेंट इन राजस्थान. ठीक है, अच्छा खासा टर्नओवर है, अच्छा खासा काम है उन लोग का. बट बंदे ने पहले सीए किया. समझ आ रही है बात? और जयपुर के जितने बड़े बिल्डर्स हैं, अगर आपने नाम सुना हो, एआरजी, ठीक है, एसएनजी, ठीक है, तो ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है. मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि इन सब के बच्चे हमारे साथ पढ़े हुए हैं. ठीक है, जो एआरजी है उनका बेटा मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं. हम लोग 9th क्लास से साथ में. तो उसके फादर चाहते थे कि वो सीए करे, बट हो नहीं पाया उसका. फिर फाइनली ही जॉइंड हिज बिजनेस. बट इतने बड़ी स्केल पे उनका बिजनेस है, तो भी उसके फादर ये चाहते थे कि तू सीए कर. उसके फादर भी सीए हैं. उनके इंटर्न थे, आर्टिकलशिप जो करते हैं ना, इंटर्नशिप, वो थे एसएनजी. एसएनजी ग्रुप का अगर आपने बिल्डर्स में नाम सुना हो, ही वॉज द इंटर्न. तो जब लगा कि मेरा प्रिंसिपल ही बिल्डर है, तो मैं भी बिल्डर क्यों ना बनूं.
तो दैट्स हाउ ही स्टार्टेड दिस बिजनेस। इसीलिए ये सब कनेक्शन में है, क्योंकि इन सब के बच्चे साथ में पढ़े हुए हैं हम लोग सब। तो ये सब सोचो, सुपर डुपर रिच, फिर भी सीए किया, तो ध्यान रखना सीए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है क्या? तो भी जो भी है, ठीक है, सीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलो सुनो, अरे भाई समझ आ गया क्या? जल्दी बताओ। अदर नोटेबल पॉइंट्स है जो आपको नोट करने पड़ेंगे, जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अदर नोटेबल पॉइंट्स, कंपनी के नॉट क्रिएट चार्ज ऑन इंटेंजिबल एसेट्स, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको भी टिक लगा लो। वैसे तो ये टॉपिक हो गया था अपना, बट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां से अदर नोटेबल पॉइंट, समझ आ गया? टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड एंड इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन। ये बोलता है टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जैसे 1 करोड़ की सिक्योरिटी है, ठीक है, 80 लाख के डिपॉजिट्स आपने एक्सेप्ट कर रखे हैं तो चलेगा, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट सब्जेक्ट टू चार्ज शैल बी असेस्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। जो मार्केट वैल्यू है उसका असेसमेंट करवाने के लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलवाना पड़ेगा, ठीक है। द सिक्योरिटी मस्ट बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स। जो भी स्पेसिफिक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये सिक्योरिटी किसके फेवर में क्रिएट करना पड़ेगा? ट्रस्टीज के, समझ आ गया। ध्यान रखना ट्रस्टीज के फेवर में क्रिएट करा जाएगा। ट्रस्टीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे डिपॉजिटर्स का, कैसा तो नहीं है कि किसी डिपॉजिटर को टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा, क्या ऐसा तो नहीं है कि डिपॉजिटर का कोई पैसा अटक रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रस्टीज ध्यान रखेंगे, और ट्रस्टीज क्या कर सकता है आपको पता है ना, दे कैन सेल दी प्रॉपर्टी एंड दे कैन पे ऑफ दी डिपॉजिटर। समझ आ गया? सुनिए मेरी बात, टेन्योर डन, सेम लाइन है, डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर्स। फॉलोइंग प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड। अगर आप डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करना चाहते हैं तो उसके बारे में प्रोविजंस है, और ये थोड़े से अलग है, कुछ अलग है, एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको समझ रहे हैं। समझ आ गया ना? वन और मोर ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर्स नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट्स। डिपॉजिट होल्डर्स की सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए, जैसे आपने चार्ज क्रिएट करा, उसके साथ में उस चार्ज का ध्यान रखने के लिए ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ेगा। सर ये ट्रस्टीज होते कौन है? भाई ट्रस्टीज कोई और नहीं होते। ट्रस्टीज जैसे बैंक वाले होते हैं ना अपने, तो बैंक वाले जो होते हैं यही ट्रस्टीज होते हैं, समझ रहे हो? मतलब जैसे कि कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक को, एचडीएफसी बैंक को या किसी बैंक को अपॉइंट करा एज ए डिबेंचर ट्रस्टी, सॉरी एज ए डिपॉजिट ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी बार बार मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी और डिपॉजिट ट्रस्टी में कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेम काम, दोनों की सेम प्रेजेंस, दोनों का सेम तरीके से अपॉइंटमेंट, सब कुछ सेम रहता है, इसलिए वो बार बार मुंह से निकल रहा है। पर अदरवाइज इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम तरीके का काम होता है। तो कंपनी यहाँ पे किसको अपॉइंट करेगी? डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगी। किसको अपॉइंट करेगी? डिपॉजिट ट्रस्टीज को। ट्रस्टीज का ये काम होगा, जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, ये सब इन सब का काम होता है। मतलब बैंकिंग बिजनेस तो इनका 50% है, रेस्ट इनकी 50% जो इनकम आती है वो इसी बिजनेस से आती है। जितने भी बैंक्स होते हैं ना, उनका 50% बैंक बिजनेस है, बाकी इन्होंने साइड बिजनेसेस बना रखे हैं बड़े सारे, ये बहुत जरूरी है। अब देखो, ट्रस्टीज आपने अपॉइंट कर दिया तो उनकी क्या चाहिए? रिटर्न कंसेंट चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। आप ऑडिटर को अपॉइंट करो, डायरेक्टर का कंसेंट लो, सबके रिटर्न कंसेंट चाहिए होती है, ओके। अ स्टेटमेंट दैट शैल अपीयर इन दी सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट विद रीजनेबल प्रोमिनेंस। सर्कुलर जो जाएगा ना, सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट जो जा रहा है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट जाएगा रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ। रीजनेबल प्रोमिनेंस का मतलब, जैसे ये देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, दिख रहा है आपको? समझ आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट हाईलाइट हो रखा है, तो दिस इज कॉल्ड एज रीजनेबल प्रोमिनेंस। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा लिख दिया ओहो अलग ही कलर से, नहीं ऐसा नहीं करना, बट हाँ इट शुड बी हाईलाइटेड इनफ कि सब लोग का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। रीजनेबल प्रोमिनेंस बोला है, कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रोमिनेंस नहीं बोला। कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसको हाईलाइट करना चाहिए ना, वैसे ही हाईलाइटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े इतना बड़ा बड़ा आपने लिख दिया, नहीं भाई, ठीक है। ऐसा आपको रीजनेबल प्रोमिनेंस टू द इफेक्ट दैट ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर्स हैव बीन गिवन देयर कंसेंट, ये लिखी होनी चाहिए कि ट्रस्टीज ने उनकी कंसेंट, अपनी कंसेंट दी है टू बी अपॉइंटेड एज अ डिपॉजिट ट्रस्टी। समझ आ गया? ये लाइन लिखी होनी चाहिए किसके अंदर? हर एडवर्टीजमेंट के अंदर, हर सर्कुलर के अंदर, जो किसको भेजा जाएगा? पब्लिक एंड मेंबर्स को। समझ आ गया? क्योंकि ये लोग तो पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। द कंपनी शैल एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन डीपीटी2। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी हम लोग के बीच में, दोनों के बीच में एक डीड साइन होगी ना,
कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ना भाई, ठीक है, एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग ऑफ सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट देने से 7 दिन पहले हम दोनों के बीच में, डिपॉजिट ट्रस्टीज और कंपनी के बीच में एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड साइन करवाई जाएगी। समझ आ गया? जिसका फॉर्मेट किस में दे रखा है? डीपीटी 2 में। समझ आ गया क्या? नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी दैट इज द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रस्टीशिप सर्विस शेल बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी इफ द प्रपोज्ड ट्रस्टी। कौन कौन से लोग ट्रस्टी नहीं बन सकते? भाई तू कंपनी का प्रमोटर है, तू कंपनी का डायरेक्टर है, अरे तू कंपनी का एम्प्लॉय है रे, तुम्हारे और कंपनी के बीच में सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशनशिप है, एसोसिएट का रिलेशनशिप है। क्या ऐसे लोग अपॉइंट हो सकते हैं जिनका कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट हो? सोच के बताइए लास्ट तक। नहीं ना? इज अ डायरेक्टर, इज अ केएमपी और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और अ डिपॉजिटर इन द कंपनी। समझ आ गया? मतलब आप कंपनी के डायरेक्टर हो, केएमपी हो या कोई ऑफिसर हो कहां पे, या कंपनी के एम्प्लॉय हो, ये 4 काम आपने कर रखे हैं कहां पे? कंपनी के अंदर, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। समझ आ गया? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ठीक है। तो होल्डिंग तो जिसने आपको होल्ड कर रखा है, आपने जिसको होल्ड कर रखा है, और एसोसिएट मतलब 20%। ओके ओके फाइन, ठीक है। या फिर आप तो खुद ही डिपॉजिटर हो, या फिर आप तो खुद ही डिपॉजिटर हो, या डिपॉजिटर के एम्प्लॉय डायरेक्टर हो। समझ आ गया? इज इंडेटेड टू दी कंपनी। समझ आ गया? इंडेटेड है कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से आपने उधारी ले रखी है। ओके, इंडेटेड टू दी कंपनी, कंपनी से, हमारी कंपनी से, हमारी सब्सिडरी कंपनी से, होल्डिंग कंपनी से, एसोसिएट कंपनी से, और ये जो हमारी होल्डिंग कंपनी है ना, इसकी अगर और कोई सब्सिडरी है जिसको हम कहते हैं सिस्टर कंसर्न। क्या कहते हैं? सिस्टर कंसर्न। अब एग्जांपल समझो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी, आरआईएल इज अ कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, एक कंपनी आती है रिलायंस, लेट्स से रिलायंस जियो, तो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। उसी तरीके से रिलायंस की एक और कंपनी आ रही है, रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो आपस में क्या है? सिस्टर कंसर्न। इनको क्या कहते हैं अपन? सिस्टर कंसर्न। समझ आ गया? कि कंपनी को हम ऐसे अज्यूम करते हैं, कंपनी एक लेडी है, कंपनी को अपन लेडी मानते हैं, मतलब फीमेल, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं? इसलिए कंपनी को सिस्टर। समझ आ रहे? तो कंपनी के लिए जब अपन कुछ भी बात बोलते हैं तो ऐसे, ठीक है, एज ए लेडी मान के अपन करते हैं, तो इसलिए सिस्टर कंसर्न, कि आपस में इनका कनेक्शन क्या है। समझ आ गया? कि आपस में दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, कंपनी की होल्डिंग की अदर सब्सिडरीज विच इज सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। ऑब्वियसली यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, क्योंकि जैसे आपने कहा मेरी होल्डिंग कंपनी, तो आपने बता दिया। बट अगर आपने कहा सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसका मतलब यू आर ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट सम अदर कंपनी। आप ऑब्वियसली किसी दूसरी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिस्टर कंसर्न। बरोबर? ठीक है। तो ये आ गया ऑफर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। समझ आ गया? सिस्टर कंसर्न। हैज एनी मटीरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप। अरे ये तो हमारे डीलर हैं, इनसे तो हमारा ट्रांजैक्शन होता रहता है। अरे एसी बैंक से तो हमने लोन ले रखा है। समझ आ गया? हैज एंटर्ड इनटू एनी गारंटी अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट। हमने क्या उधार ले रखा है कहीं से, और आपने हमारी उधारी के लिए क्या कर दिया? गारंटी दे दी। क्या दे दिया? गारंटी दे दी। तो आप भी अपॉइंट नहीं हो सकते। इज रिलेटेड टू अ पर्सन इन क्लॉज स्पेसिफाइड अबव, मतलब ये। अच्छा, आप डायरेक्टर के क्या हो? रिलेटिव हो, केएमपी के रिलेटिव हो, ऑफिसर के रिलेटिव हो, एम्प्लॉय के रिलेटिव हो, तो आप भी डिस्क्वालिफाइड। समझ आ गया? बोलो, ये सब डिपॉजिट ट्रस्टीज नहीं बन सकते। क्लियर है? No trustee for depositor shall be removed from the office after the issue of circular or advertisement and before the expiry of his term, except with the consent of all the directors present at the meeting of the board. In case the company is required to have independent director, at least one independent director should be present in the board. अब ये बोलता है कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर ट्रस्टीज को रिमूव नहीं कर सकती है, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलर
से लेकर जब तक ये 3 साल या जितने भी टाइम का डिपॉजिट है वो पूरा नहीं हो जाता। सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल दी डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। कंपनी में 10 डायरेक्टर्स हैं, 9 प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर, तो 9 के 9 बोलेंगे कि इसको रिमूव कर देते हैं। जब 9 के 9 बोलेंगे इसको रिमूव कर देते हैं तो ही रिमूव कर सकते हैं। कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो बोलेगा, मतलब उसका अगर अगर है तो उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, 100% डायरेक्टर्स जब बोलेंगे ना कि रिमूव कर देते हैं, नए बंदे को अपॉइंट कर देते हैं, तो ही रिमूव हो सकता है। समझ आ गया? अदरवाइज आप रिमूव नहीं कर सकते। कोई डाउट? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स बताया था मैंने आपको, कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम होता है 35%, जिसमें पब्लिक से होता है 10% मैक्सिमम, और मेंबर से कर सकते हैं अपन 25%। ठीक है, और मैंने उल्टा बोल दिया शायद जी, 10% एंड पब्लिक से 25%। ओके, और सुनो, हाँ, तो फ्रॉम इट्स मेंबर्स मैक्सिमम 10%। अच्छा, ये किसका 10% होगा? ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर के, पेड शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड एसपीआर। समझ आ गया? ओके, और अदर देन इट मेंबर से कितना? मैक्सिमम 25%, और आपको पता ही है कितना। अच्छा, अगर आप एक एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी हो, मतलब सब कुछ ठीक था, बस एक आप कंपनी जो हो वो एक गवर्नमेंट कंपनी बन गए, तो गवर्नमेंट कंपनी की कोई इंटरनल लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी की ओवरऑल लिमिट है 35% की। मतलब गवर्नमेंट कंपनी 35 के 35% पब्लिक से ले सकती है, या 35 का 35% मेंबर से ले सकती है। इंटरनल कोई रेशियो नहीं है, मतलब मान लो 17.5 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? बोलो, ये अंडरलाइन करना है। इंटरनल बाइफर्केशन शायद नहीं पढ़ा था ना अपन ने, पढ़ा था क्या? नहीं ना? हाँ, तो ये अंडरलाइन करना है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रिन्यूअल ऑफ मैक्सिमम 35% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स। ठीक है, समझ आ गया? बोलो जल्दी से। ओके फाइन। इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर, डन। ये वही लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, स्टेट। समझ आ गया? साथ में कंपनी की वेबसाइट पे भी आ जाएगा। उसके बाद इसको फाइल करना पड़ता है ना, कितने दिन में? इशू करने के 30 दिन के अंदर। ये वैलिडिटी का पीरियड आ गया, ये फ्रेश एडवर्टीजमेंट, इशू ऑफ इफेक्टिव डेट्स, खत्म बात। समझ आ गया क्या? मेंटेनेंस एंड यूजिंग अप ऑफ डिपॉजिट्स, डीआरआर कितना? 20%, 38 डेट तक। सीलिंग ऑन इंटरेस्ट रेट सेम, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन सेम, डिपॉजिट सेम, नॉमिनेशन सेम, डिपॉजिट रिसीट सेम। नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, ये अलग है। समझ आ गया ना? सब कुछ सेम था भाई, क्लैरिटी है ना? नाउ रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। अब कंपनी क्या करेगी? रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स मेंटेन करेगी। बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर। आप खुद सोचो कि अगर आप मेरे डिपॉजिटर हो, बैंक में जमा कराते हो, तो भाई मैं आपका नाम, आपका पूरा सरनेम, कोई फैमिली नेम है तो वो, आपका एड्रेस, आपका पैन, ठीक है, आपने अगर अगर आपका अगर आपके टैक्स नहीं लगता तो फॉर्म 16A, ठीक है, जो भी आपका जो नॉन टैक्स वाला होता है ना फॉर्म, ठीक है, वो मुझे आपसे लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, किस दिन आपने डिपॉजिट करवाया है, कितने टाइम का डिपॉजिट है, क्या इंटरेस्ट रेट है, कब मैं रिफंड करूंगा इस पैसे को, ये सब कुछ मेंटेन करूंगा कि नहीं करूंगा। अब जरा एक काम करो, यहां से लेकर एम पॉइंट तक अभी के भी रीड करो मन में, और किसी पॉइंट में दिक्कत आए तो पूछ लो। हाँ, राइट है। कोई भी माइनर ऐसा काम कर सकता है जिसमें आपका राइट क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन नहीं। तो माइनर क्या शेयर होल्डर बन सकता है? 100% पेड अप वैल्यू वाले शेयर्स के लिए। वो भी डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, ठीक है, डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, उसके जो नेचुरल गार्जियन है वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। नहीं लगा सकता, नेचुरल गार्जियन ही ट्रांसफर कर सकता है। सर फिजिकल एप्लीकेशन तो बंद हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है, बट अगर ऐसा होगा तो तभी हो सकता, डीमैट अकाउंट तो खुलेगा नहीं फिजिकल।
वो नेचुरल गार्जियन की तरफ से बन जाता है। नेचुरल नेचुरल गार्जियन की वजह से वो उन्हीं के होते हैं, नेचुरल गार्जियन के होते हैं, आपका कुछ नहीं होता उसमें। समझ आ गया? डन। अरे बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? किसी पॉइंट में डाउट आए? बेसिक पॉइंट्स हैं। हाँ बोलो। किसमें? आई। अच्छा, मैंडेट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट। अच्छा, मैंडेट मतलब एक तरीके से मैंने उसको मैंडेट दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जो इंटरेस्ट है मुझे मत देना, इस अकाउंट में जमा करा देना। ठीक है, तो इसको मैंडेट कहते हैं। मैंडेट मतलब एक तरीके से अप्रूवल देना, कोई काम को करने के लिए अप्रूवल देना। ओके, जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको। अपने वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी काटने के लिए मैंडेट देना पड़ता है कि इस अकाउंट से आप पैसा काट सकते हो। समझ आ गया? तो मैंडेट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, या टीडीएस नहीं काटना, उसके लिए कोई मैंडेट देना है, फॉर्म वॉर्म फिल करके देना है, तो वो है ये। डन। कुछ भी अपडेशन होगा 7 दिन में हो जाएगा। द एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द रिसीप्ट, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द डायरेक्टर और सेक्रेटरी एंड बाय एनी अदर ऑफिसर, ठीक है, बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। तो 7 दिन के अंदर इसको अपडेट करवाना पड़ेगा। कितने दिन में? 7 days में अपडेट करवाना पड़ेगा। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? ठीक है। और ये 8 साल तक मेंटेन करा जाएगा, अंडरलाइन कर लेना, 8 years, नॉट लेस देन 8 years। ओके फाइन। अब ये प्री मेच्योर रीपेमेंट कल पढ़ेंगे। कल तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, पनिशमेंट फॉर और रीपेमेंट। हाँ ठीक है। अब इजी लैंग्वेज है एकदम, इसकी लैंग्वेज एकदम इजी लग रही होगी आप लोग को। अब ऐसा लग रहा है कि ये तो रिवीजन ही चल रहा है, बरोबर। अभी 2-3 छोटी मोटी नई बातें मिलेगी आपको। ये जो प्री मेच्योर रीपेमेंट अपन ने नहीं पढ़ा, ये नया पॉइंट मिलेगा अपने को। अदरवाइज तो अपना चैप्टर मैंने कह ही दिया, ऑलमोस्ट खत्म है। नहीं है इस चैप्टर में कोई बहुत बड़ा चीज। अब चलिए वाइंड अप करें फिर क्लास। कोई डाउट है क्या? जल्दी से बोल दो फिर ऑनलाइन में।